हेलो दोस्तों। ये हमारा सेकंड वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है 412 फॉर एन एसी सर्किट इफ वी टी इक्वल्स टू 160 साइन ओमेगा टी प्लस 10 एंड आई टी इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी माइनस 20 देन रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज। तो इसमें हमसे क्या पूछ रहा है वो रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, Q इक्वल्स टू वी आई साइन फाई होता है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तब इसमें सब कुछ गिवन है। देखो अपन को वी वोल्टेज गिवन है, आई करंट गिवन है। अब इसमें वोल्टेज तो पता चल गया हमको, करंट भी पता चल गया। अब एंगल चाहिए हमको। तो एंगल के लिए क्या करना है हमको, किसी भी एक को हमको क्या करना है, रेफरेंस मान लेना है। तो वोल्टेज है, मानो मैंने वोल्टेज को, ये हमारा वी एम साइन ओमेगा टी को मैंने मान लिया, रेफरेंस मान लिया। ठीक है। तो अब क्या होता है कि 10 डिग्री प्लस में लीड कर रहा है वोल्टेज। अगर ये 0 डिग्री है यहाँ पे, तो 10 डिग्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कुछ। ठीक है। ये है हमारा वोल्टेज जो गिवन है। और जो करंट है वो 20 डिग्री लैग कर रहा है। 20 डिग्री लैग कर रहा है मतलब नीचे की साइड होगा। ये तो हमारा 10 होगा ऊपर का, ये हमारा 20 डिग्री होगा नीचे का। ये हमारा करंट होगा। तो जो एंगल होता है साइन फाई, जो फाई एंगल होता है किस किस के बीच का होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का। तो टोटल एंगल है, तो यहाँ से देखेंगे वी और आई के बीच में टोटल एंगल 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो यानी फाई की वैल्यू 30 आ गई। अब साइन फाई निकालना है। तो साइन फाई क्या होता है, साइन फाई यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है। तो अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला था Q इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई। वी आर एम एस यानी वी एम बाई रूट टू, वी एम यानी 160, तो 160 डिवाइडेड बाई रूट टू इंटू आई एम बाई रूट टू यानी कि 5/√2, और साइन फाई की वैल्यू थी अपनी 1/2। जब इसको सोल्व करोगे तो ये रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 से 160 को डिवाइड करोगे तो 40 आ जाएगा। 40 इंटू 5 करोगे तो 200 आ जाएगा। तो 200 VAR हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे वो 13 पे चलते हैं। इसमें क्या होना है, ए सीरीज सर्किट कंटेनिंग पैसिव एलिमेंट्स हैज द फॉलोइंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो करंट है और वोल्टेज गिवन है। अब पूछ रहा है द सर्किट एलिमेंट्स आर। तो सर्किट में क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटेंस होगा, इंडक्टर होगा, क्या होगा, ऐसे पूछ रहा है। तो जब हमको वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, सीरीज सर्किट है, तो हम क्या करते हैं, टोटल इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल इम्पीडेंस क्या होगा हमारा, जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ठीक है। अब क्या करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है। जो ये वोल्टेज वी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वी इक्वल्स टू 200 एंगल 50 डिग्री। अब देखो इसमें वोल्टेज में तो साइन 200 और 2000 टी, ये 2000 है, 2000, सॉरी, हाँ 200 एंगल 50 हो गया ये तो। अब इसमें क्या है, हमको ओमेगा टी 2000 टी प्लस 50 डिग्री दिया हुआ है, साइन में दिया हुआ है। नीचे वाला जो करंट है कोस में दिया हुआ है। तो हमको कंपैरिजन करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों एक ही में होना चाहिए, या तो साइन में हो या दोनों कोस में हो। तो वोल्टेज हमारा साइन में, हम करंट को भी क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं जो साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और ये हमको पहले से गिवन है, कोस थीटा गिवन है। तो थीटा क्या है यहाँ पे, 2000 टी प्लस 13.2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 2000 टी प्लस 13.2 लिख सकता हूँ, है ना। तो अब यानी कि ये टोटल कितना होगा, 90 प्लस 13.2 ऐड कर लो। तो इसको टोटल हम लिख सकते हैं साइन 2000 टी प्लस 103.2 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे जैसे वोल्टेज को लिखा था।
तो वोल्टेज को क्या लिखा था, V इक्वल्स टू 200 एंगल 50 डिग्री। अब ऐसे ही इसको करंट को क्या लिख लेंगे हम, 4 एंगल कितना आया था हमारा 103.2। अब देखो, अब कोई इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस होता है जेड इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू क्या है 200 एंगल 50, आई है हमारा 4 एंगल 103.2। अब इसको आगे सोल्व करोगे तो 4 5 जा 20, ये 50 आ जाएगा। और एंगल क्या आएगा, ये 50 में से ये 103.2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 103.2 करोगे तो एंगल आएगा माइनस का 53.2, ऐसा कुछ एंगल आएगा। तो अब देखो, अब इसको वापस से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 50 इंटू कोस ऑफ -53.2 प्लस 50 इंटू साइन ऑफ -53.2, फिर जाके हमको आर प्लस जे एक्स फॉर्म, आर प्लस माइनस जे एक्स फॉर्म मिलेगी। तो जिसमें एंगल माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। लेकिन इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना ध्यान रखो बस कि अगर एंगल माइनस में है इसका मतलब क्या होगा, जो अपना इम्पीडेंस हो गया वो कैपेसिटिव नेचर का होगा। और अगर एंगल पॉजिटिव में है इसका मतलब कि जो इम्पीडेंस होगा वो इंडक्टिव नेचर का होगा। तो हमको इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताओ सर्किट एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो एंगल को देख के हमको पता चल रहा है एंगल नेगेटिव में है, मतलब कि कैपेसिटिव नेचर है। इसका मतलब कि जो हमारे सर्किट एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक तो रेजिस्टेंस होगा और एक कैपेसिटेंस होगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर वेव इज फेड टू एन आरसी सर्किट देन। अगर एक आरसी सर्किट है आर और ये सी, ऐसा कोई एक सर्किट है, अगर इस पे हम क्या दे रहे हैं, एक स्क्वायर वेव फॉर्म दे रहे हैं ऐसे, तो ये बोल रहा है कि क्या होगा। अब देखो, जो आरसी सर्किट होता है ना वो क्या करता है, हमारा इंटीग्रेटर की तरह काम करता है, इंटीग्रेटर की तरह। यानी कि ये क्या करता है, इंटीग्रेशन करता है, जो भी हम इनपुट में देंगे उसका इंटीग्रेशन कर देगा ये। तो अब स्क्वायर वेव फॉर्म दे रहे हैं हम इंटीग्रेशन में, तो स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पहले से वेव फॉर्म थी वो की वो तो रहेगी ही नहीं, स्क्वायर तो रहेगी ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन दे रखा है वोल्टेज अक्रॉस आर इज स्क्वायर एंड अक्रॉस सी इज नॉट स्क्वायर, तो ये गलत हो गया। मैंने बोला किसी के भी अक्रॉस स्क्वायर तो रहेगी ही नहीं, चेंज हो जाएगी, तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सेकंड में भी यही बोल रहा है सी के अक्रॉस स्क्वायर है और आर के अक्रॉस नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और थर्ड में तो बोल रहा है दोनों का अक्रॉस स्क्वायर है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, फोर्थ ही सही हो गया, जिसमें क्या गिवन है हमको, वोल्टेज अक्रॉस बोथ आर एंड सी इज नॉट स्क्वायर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विथ द इंक्रीज इन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन ए मटेरियल विल। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस का क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, तो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखो, डाइलेक्ट्रिक लॉस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाय एक्स सी टेन डेल। अब आप जानते हो एक्स सी होता है अपना 1/2 पाई एफ सी। अगर यहाँ एक्स सी की वैल्यू पुट करूँगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, वी स्क्वायर, ये 2 पाई एफ सी ऊपर चल जाएगा, तो 2 पाई एफ सी टेन डेल। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो पावर लॉस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। तब क्वेश्चन में था फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इंक्रीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो बोला कोई भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। तो ये तो अपन पढ़ते हुए आए हैं, ये बहुत आसान है। कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज। अभी ओम्स लॉ का बेसिक क्वेश्चन आया है, तो ओम्स लॉ सबको रटा हुआ हो गया, तो V बराबर आई आर होता है। तो पहला तो क्वेश्चन, पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया,
सेकेंड V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये भी सही हो गया। थर्ड V बराबर IR होता है, ये भी सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, बोथ V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू IR, दोनों करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स टिपिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी पूछ रहा है किसकी? मेटल्स की। अब ये ध्यान दो इसमें कि मेटल ही कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल तो कंडक्ट करते ही नहीं है, ठीक है। इंसुलेटर वगैरह तो कंडक्ट करते ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से 2 तो आप ऐसे ही नेगलेक्ट कर सकते हो जिनमें कंडक्टिविटी नेगेटिव में दी हुई है, ठीक है। अब बचे 2 ऑप्शंस। तो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है जो बहुत हाई होती है, तो इसमें जो मेटल्स की कंडक्टिविटी होती है वो लगभग 10⁻7 के लगभग होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो बोल रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करते हैं। वो कैसे? देखो अभी मैं बताता हूँ। आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, और ये रो होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। तो रो की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर ए बाई एल। तो अब लोग क्या करेंगे इसमें, देखो रेजिस्टिविटी है, किसके इक्वल्स टू में आ रही है? रेजिस्टेंस के भी आ रही है, एरिया के भी आ रही है, लेंथ के भी आ रही है। तो डायमेंशन यानी एरिया लेंथ ये सब आ रहे हैं, तो फर्स्ट को भी टिक मार लेंगे। रेजिस्टेंस यानी थर्ड को भी सही मान लेंगे। फोर्थ ऑप्शन में दे रहेगा बोथ डायमेंशन एंड कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, तो मतलब सबको सही मान लेंगे। और कुछ ऑप्शंस ऐसे दिए हुए रहेंगे तो गलत करके आ जाएंगे। लेकिन इसमें से ना एक ही ऑप्शन करेक्ट है। जो ये रो रेजिस्टिविटी आया था वो ऐसे आया था, जो रेजिस्टेंस था हमारा वो प्रोपोर्शनल हुआ करता है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं तो आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं अपन, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए आता है। तो ये रो होता है रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सिर्फ हमारा कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कंडक्टर मटेरियल के, कि वो कैसे बना हुआ है, किस पदार्थ से बना हुआ है, क्या संरचना है उसकी। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिशन ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल। ऑप्शन 4 गलत है, ये मत टिक करना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 20, 3 parallel resistive branches are connected across a DC supply. What will be the ratio of the branch currents I1, I2, I3 if the branch resistance are R1, R2, R3 2:4:6? तो इसमें हमको क्या बोला है इन्होंने कि 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है, 1 2 3 ऐसे। तो तीनों रेजिस्टेंस का रेशियो ये गिवन है हमको। अब ये बोल रहा है करंट I1 इसमें से जा रहा है, I2 इसमें से जा रहा है, I3 इसमें से जा रहा है। तो तीनों का रेशियो बताना है। तो और तो वोल्टेज तो क्या होगा, तीनों के अक्रॉस क्या होगा हमारा? सेम होएगा। अब करंट होता है हमारा V/R। तो वोल्टेज तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको नेगलेक्ट कर लो। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/R के। रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूँ? I1 रेशियो I2 रेशियो I3 ऐसे लिख सकता हूँ ना। इनका इन्वर्सली लेना है, जो 3 रेजिस्टेंस है इनको इन्वर्स करके लिख दो बस। 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6। अब इसको और सोल्व करने के लिए क्या करूँ? इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम इनका लोगे तो क्या आएगा? 12। अब 12 एलसीएम लोगे तो क्या इनका रेशियो जो आएगा वो कैसे लिखोगे? 2 का डिवाइड करो 12 में, कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स। ऐसे ही 4 का डिवाइड करो 12 में, कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। 6 का करोगे तो 2 टाइम्स। तो 6:3:2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो रजिस्टर R3 बिकम्स ओपन सर्किटेड एंड द वोल्टमीटर विल रीड। ये बोल रहा है अगर रेजिस्टेंस R3 है, इसको हम क्या कर दें? ओपन सर्किट कर दें, तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा? यानी कि
ये ओपन सर्किट हो गया, यानी कि रेजिस्टेंस गायब हो गया, रेजिस्टेंस गायब हो गया। और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, ये सबको पता होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है लगभग। तो अगर ये ओपन सर्किट हो गया, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो यहाँ से जो कोई भी करंट जा रहा होगा वो सर्किट में क्या होगा, फ्लो ही नहीं होगा। अगर करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो पूरा का पूरा वोल्टेज क्या होगा, ये जो वोल्टेज है सारा का सारा किसके अक्रॉस आ जाएगा, इस वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो वोल्टमीटर क्या रीड करेगा, 250 वोल्ट, जो सप्लाई वोल्टेज है उसी को रीड करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 250 वोल्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका है द थ्री रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ आर ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्राइंगल, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्मिनल्स विल बी। तो आर रेजिस्टेंस है, उससे क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ऐसे 3 रेजिस्टेंस हो गए, ट्राइंगल बन गया। अब ये बोल रहा है कोई भी 2 टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस बता दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मान लीजिए 2 टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये आर है, ये आर है, आर है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, तो देखो ये दोनों तो क्या हो गए, सीरीज में हो गए यहाँ से, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों का सम इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हो जाएगा। तो मैं आर इक्विवेलेंट जो होगा उसको लिख सकता हूँ आर पैरेलल टू 2R। अब इसको सोल्व करोगे तो R इंटू 2R अपॉन R प्लस 2R, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर अपॉन 3R, और सोल्व करोगे तो 2/3 R आएगा आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 2/3 R ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ये है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस, दिस इज बिकॉज ऑफ। ये पूछ रहा है जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर से तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो ऐसा क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन मेटल एटम्स, म्यूचुअल कोलिजन बिटवीन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, रिलीज ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पेरेंट एटम्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोलिजन बिटवीन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, यानी कि कोई भी हमारा जो मेटल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होते हैं उनका क्या होता है कि एटम्स होते हैं बहुत सारे, हर चीज़ एटम से बनी होती है, तो कोलाइड करते हैं एटम्स में, तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है, उसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A certain network consists of large number of ideal linear resistances, one of which is designed as R, designated as R, and two constant ideal sources. The power consumed by R is P1 when only the first source is active, and P2 when only the second source is active. If both sources are active simultaneously, then the power consumed by R। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक नेटवर्क है जो कि आइडियल लीनियर रेजिस्टेंसेस से बना हुआ है, जिसमें 2 सोर्सेस हैं और 2 रेजिस्टेंस से है ना, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R गिवन है अपन को और 2 आइडियल सोर्सेस हैं। तो ये कह रहा है कि जब ओनली एक सोर्स एक्टिव था तो जो पावर कंज्यूम हो रही थी रेजिस्टेंस के द्वारा वो P1 हो रही थी, और जब दूसरा सोर्स एक्टिव था ओनली तो P2 हो रही थी। अब ये बोल रहा है कि दोनों सोर्सेस को एक साथ एक्टिव कर देंगे तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी रेजिस्टेंस में। तो ये सुपर पोजिशन वाला क्वेश्चन है, सुपर पोजिशन थ्योरम की जैसे क्वेश्चन है, तो इसका सीधा डेरिवेशन सा एक उसके बाद फाइनल आंसर आता है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, ये शॉर्टकट भी है। कई बार वैल्यूज गिवन होंगी आपको तो डायरेक्ट सोल्व करना है इसको। तो सोल्व करने के लिए इसमें कुछ ही नहीं करते, जो पावर है अलग अलग पावर्स का अंडर रूट ले लो, P1 और P2 का दोनों का अंडर रूट ले लो, प्लस माइनस करो और इनका होल स्क्वायर कर दो। अब क्या ऑप्शन में क्या होगा, एक बार इन दोनों को प्लस करके दिया होगा या फिर माइनस करके दिया होगा, तो जो ऑप्शन में मैच हो जाए उसको टिक कर देना। तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 अंडर रूट ऑफ P1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ P2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एलिमेंट इन ए सर्किट। तो ये तो आसान है, एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव वो होते हैं जो
सोर्स की तरह एक्ट करते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सर्किट को। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? पैसिव जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं करंट सोर्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, और दे रखा है लास्ट कैपेसिटेंस। तो इसका आंसर तो सिंपल हो गया, करंट सोर्स होएगा जो कि सोर्स की तरह सोर्स की तरह एक्ट करता है। तो आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी कल एक और पार्ट आएगा उसमें कर लूँगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूँगा, थ्योरी वाला वीडियो बना दूँगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।